ओके, सो हेलो एवरीवन। हम लोग डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को डिस्कस कर रहे थे। लास्ट क्लास में मैं डी ब्लॉक के जो प्रॉपर्टीज़ थी और ट्रेंड्स थे उसको डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था एटॉमिक रेडी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स का ट्रेंड देखा था हमने, रिडक्शन पोटेंशियल को डिस्कस किया था। क्लियर है? अब हम लोग उसको कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक, तो जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, देखिए दो टाइप की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। एक होता है हम लोग का पैरामैग्नेटिक, है ना, एक होते हैं हम लोग के पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक, ठीक, तो इसमें लिख लीजिए दो सब्सटेंस विच शो अट्रैक्शन टूवर्ड द मैग्नेटिक फील्ड, है ना, उन्हें हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, है ना। substances which, है ना, substances which are attracted, which are weakly attracted toward magnetic field, है ना। तो वो सब्सटेंस जो वीकली अट्रैक्टेड होते हैं मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, है ना, उन्हें हम लोग पैरामैग्नेटिक कहते हैं। अभी क्यों अट्रैक्टेड होते हैं? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस के कारण ये जो सब्सटेंस होते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ वीकली अट्रैक्टेड होते हैं। इनमें क्या होते हैं? अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण ये कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं? ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ वीकली अट्रैक्टेड होते हैं, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पैरामैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिज्म। ठीक है, पैरामैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिज्म। क्लियर है? तो एक ये हो गया। सेकेंड एक होता है हम लोग का डायमैग्नेटिज्म या डायमैग्नेटिक। तो डायमैग्नेटिज्म क्या होता है? अब इसका उल्टा, सब्सटेंस विच आर रिपल्ड, है ना, रिपल्ड अवे फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड। substances which are repelled by मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड से रिपल्ड होते हैं, रिपल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड्स, है ना। तो जो मैग्नेटिक फील्ड से रिपल होते हैं ड्यू टू absence of अनपेयर इलेक्ट्रॉन। अब इनमें कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता नहीं है, इसीलिए क्या करते हैं? रिपल्शन, है ना, रिपल्शन होते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखे डायमैग्नेटिक हो जाएंगे और ये हो जाएंगे पैरामैग्नेटिक। और इस बिहेवियर को पैरामैग्नेटिज्म या इस बिहेवियर को डायमैग्नेटिज्म कहते हैं। क्लियर है? तो सब्सटेंस विच आर रिपल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, उन्हें हम लोग कहते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, और जो वीकली अट्रैक्टेड होते हैं उनको हम लोग कहते हैं पैरामैग्नेटिक, है ना। अब इसी में एक लाइन और लिख लीजिए, सब्सटेंस विच आर हाईली अट्रैक्टेड टुवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, सब्सटेंस
substances which are highly attracted toward मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ हाईली अट्रैक्टेड होता है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं फेरोमैग्नेटिक। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं फेरोमैग्नेटिक। याद रखिए, फेरोमैग्नेटिक, ठीक है, उसे हम कहते हैं फेरोमैग्नेटिक। क्लियर है? तो फेरोमैग्नेटिक वो सब्सटेंस होते हैं जो हाईली अट्रैक्टेड होते हैं क्लियर है? जो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ हाईली अट्रैक्टेड होते हैं उनको हम लोग फेरोमैग्नेटिक कहते हैं। जो वीकली अट्रैक्टेड होते हैं उनको हम लोग पैरामैग्नेटिक कहते हैं। और जो रिपल है ना, वहाँ से रिपल्शन शो करते हैं, वो क्या होते हैं? डायमैग्नेटिक। ठीक है, अब देखिए, ये हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक वैल्यू कहाँ से फाइंड करते हैं? तो मैग्नेटिक वैल्यू हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट से फाइंड करते हैं। तो देखिए, तो इसमें लिख लीजिए मैग्नेटिक मोमेंट हम लोग कैसे निकालेंगे किसी भी एलिमेंट का। तो एक फॉर्मूला लिख लीजिए कि जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, मैग्नेटिक मोमेंट, क्लियर है, मैग्नेटिक मोमेंट यानी म्यू इज इक्वल टू होता है अंडर रूट n इंटू n प्लस वन, है ना, n इंटू n प्लस वन। तो ये फॉर्मूला को यूज़ करके हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट यानी मैग्नेटिक वैल्यू को निकाल सकते हैं किसी भी एलिमेंट का, कि उसका मैग्नेटिक वैल्यू कितना है। मैग्नेटिक वैल्यू जितना ज़्यादा होगा, है ना, वो उतना ही मैग्नेटिज्म शो करेगा। क्लियर है? चलिए, तो ये हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है किसी एक एलिमेंट का। जैसे मान लीजिए कि आपको Cr3+ का मैग्नेटिक मोमेंट निकालने बोले, है ना। फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ क्रोमियम 3+, इसका क्रोमियम आयन का हमें मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। तो देखिए, n क्या होता है? n होता है हम लोग का नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। n है हमारा नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ एलिमेंट। तो यहाँ पे देख लीजिए क्रोमियम में कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन हैं, है ना। तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 4s1 3d5, ठीक, 6 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3+ है मतलब 3 निकल जाएंगे तो 3 बचेंगे, तो 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन बचेगा इसमें। तो यहाँ हम वैल्यू रख दीजिए, तो म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 3 इंटू 3 + 1 यानी 4, 12 आ जाएगा। 4 है ना, कितने हैं? 6 हैं, 6 में से 3 बचे, 3 बच गए, है ना। 3 इंटू 3 + 1 यानी हो जाए 4, 4 3 जा 12, तो अंडर रूट 12 आ रहा है, ठीक, अंडर रूट 12। अब ये जो अंडर रूट 12 है किसके नज़दीक आएगा? ये आएगा हमारा 4 के स्क्वायर, 4 के, है ना, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है। मतलब ये वैल्यू जो आएगी अंडर रूट, वो 3 और 4 के करीब आएगी और 4 से ज़्यादा नज़दीक होगी। मतलब कि इसकी वैल्यू लगभग आएगी 3.8, है ना, समथिंग आएगी इसकी वैल्यू 3.87, ठीक है। 4 के ज़्यादा नज़दीक है, 3.8587 ऐसे ही। तो इस तरीके से हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं। अगर हमें उस एलिमेंट के नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन पता हो, उसको फॉर्मूले में रख देंगे और हमें उसका मैग्नेटिक मोमेंट मिल जाएगा। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। क्लियर है? तो इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग कलर की, है ना, कलर की। तो देखिए कलर में देखिए क्या होता है कलर। तो इसमें याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन ऑफ लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल, देखिए इलेक्ट्रॉन ऑफ लोअर एनर्जी, इलेक्ट्रॉन ऑफ लोअर एनर्जी
डी ऑर्बिटल है ना। तो जो लोअर एनर्जी के डी ऑर्बिटल होते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन ऑफ लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, इलेक्ट्रॉन ऑफ लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल एक्साइटेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन ऑफ लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल्स, एनर्जी ऑफ एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल इज, देखिए, व्हेन इलेक्ट्रॉन ऑफ लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल, है ना, एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ, ऐसा लिख लीजिए, एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल, इसको यहाँ ऐसे लिख लीजिए, एक्साइटेशन एनर्जी, है ना, एब्जॉर्ब्ड बाय इलेक्ट्रॉन ऑफ लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल इज, देखिए, या इसको आप ऐसे लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉन ऑफ लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल एब्जॉर्ब्स एनर्जी, है ना, कौन सी एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी, है ना, एब्जॉर्ब्स एक्साइटेशन एनर्जी corresponds to the frequency of particular color, है ना, and rest frequencies passed and gives complementary color, complementary color। देखिए, इसको ठीक से समझिए, कलर में होता क्या है ना, पहले मैंने थ्योरी लिख दिया है, अब देखिए ये थ्योरी है क्या। जैसे मान लीजिए कि हमारा डी ऑर्बिटल होता है ना, डी ऑर्बिटल में कितने होते हैं, 5 ऑर्बिट होते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक, 5 बॉक्सेस होते हैं डी ऑर्बिटल में, ठीक है। अब ये डी ऑर्बिटल की जब स्प्लिटिंग होती है ना, अब इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ेंगे कि डी ऑर्बिटल, जो मेटल का डी ऑर्बिटल होता है, जब लिगेंड इसके कांटेक्ट में आता है तो लिगेंड के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या कोई मान लीजिए एलिमेंट आता है जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, वो इलेक्ट्रॉन्स लेके जब आता है डी ऑर्बिटल के पास, तो डी ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होता है और डी ब्लॉक टूट जाता है, स्प्लिटिंग हो जाती है। तो यहाँ अभी इतना समझ लीजिए कि जब डी ब्लॉक का स्प्लिटिंग होता है तो डी ब्लॉक 2 पार्ट में टूट जाता है ना, एक पार्ट की एनर्जी लोअर होती है और एक पार्ट की एनर्जी हायर होती है, क्लियर है। तो जो 3 बॉक्स होते हैं डी ब्लॉक के, वो लोअर एनर्जी में होते हैं, इनको हम लोग T2G कहते हैं, और 2 बॉक्स डी ब्लॉक के ऐसे होते हैं जिनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, इनको हम लोग कहते हैं EG, इसको हम लोग क्या कहते हैं, EG। तो एक EG होता है और एक T2G होता है, 2 पार्ट में टूट जाता है ना। जैसे पहले डी ब्लॉक की एनर्जी इतनी रही होगी मीडियम, लेकिन टूटने के बाद 3 बॉक्स की एनर्जी, यानी कुछ की एनर्जी नॉर्मल से कम हो जाएगी और कुछ की नॉर्मल से ज़्यादा हो जाएगी, क्लियर है। अब ठीक से समझिए, तो जो इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक के लोअर, है ना, डी ब्लॉक के लोअर एनर्जी लेवल में रहता है ना, इलेक्ट्रॉन ऑफ लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल। अब ये डी ऑर्बिटल का लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, अब यहाँ पे अगर हम लोग सनलाइट दे दें, ठीक, इलेक्ट्रॉन को हम लोग सनलाइट दे दें, सनलाइट देंगे तो देखिए
अब ठीक से समझिए इसको, है ना। ये है इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में है, ठीक। इसको हम लोग क्या देते हैं, सनलाइट देते हैं। सनलाइट में कौन सी कलर होते हैं, सनलाइट में होते हैं विबग्योर, 7 कलर होते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन अब सनलाइट से एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। अब जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, कुछ पर्टिकुलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। अब जो एनर्जी एक्साइटेशन एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है कॉरस्पॉन्ड टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ पर्टिकुलर कलर। अब इन 7 कलर में से किसी एक कलर की फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। मान लेते हैं कि ग्रीन कलर की जो फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी की एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। क्लियर है। एनर्जी एब्जॉर्ब करके जंप करके कहाँ चला जाएगा, हायर ऑर्बिटल में चला जाएगा, हायर एनर्जी के ऑर्बिटल में चला जाएगा, जंप कर लेगा, ठीक। तो मान लीजिए अगर वो ग्रीन कलर के फ्रीक्वेंसी वाली एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया तो बाकी जो कलर बच गए, कौन से कलर हैं, VIBYOR, ये सब कलर क्या है, ये सब कलर कहलाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री कलर, कॉम्प्लीमेंट्री कलर। और इन कॉम्प्लीमेंट्री कलर के कारण हमें क्या होता है, वो जो मेटल होता है वो हमें कलरफुल, या जो आयन होता है वो कलरफुल दिखता है। क्योंकि क्या करता है, एक पर्टिकुलर कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वो कलर को एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन बाकी कलर तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री हो गए, है ना, बाकी को तो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो बाकी जो कलर जिसको कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो बनते हैं वही कलर आयन के कलर हो जाते हैं, या वही कलर यहाँ पे हमको दिखाई देता है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल से डी ऑर्बिटल में ही जा रहा है, इसीलिए इसको हम लोग डी ट्रांजिशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डी ट्रांजिशन। तो इसको, ये लाइन को ठीक से समझ लीजिए। फिर से मैं बता रहा हूँ कि डी ऑर्बिटल के जो आयन होते हैं वो कलर क्यों दिखाते हैं, है ना। डी ऑर्बिटल के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके जो आयन हैं वो कलर क्यों शो करते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल, लोअर एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ठीक है, एब्जॉर्ब्स एक्साइटेशन एनर्जी, कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। अब वो एनर्जी क्या होगी, कॉरस्पॉन्ड टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ पर्टिकुलर कलर, किसी पर्टिकुलर कलर के फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्ड होगी। बाकी जो कलर के फ्रीक्वेंसीज है, रेस्ट फ्रीक्वेंसीज पास्ड एंड गिव्स कॉम्प्लीमेंट्री कलर। बाकी जो फ्रीक्वेंसी है, बाकी कलर जो है वो पास हो जाएंगी, उसको तो एब्जॉर्ब करेगा नहीं, तो क्या होंगी, कॉम्प्लीमेंट्री कलर देंगे। क्लियर है। तो ये याद रखिए इसके कारण। तो ये डी ट्रांजिशन जो होता है इलेक्ट्रॉन का, डी से डी में ही ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक है। लोअर एनर्जी लेवल के डी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी लेवल के डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है, इसीलिए इसको डी ट्रांजिशन कहते हैं। इसी डी ट्रांजिशन के कारण होता है कलर शो होता है। अब इसको एकदम सिंपल लैंग्वेज में अगर बताऊं तो इसको ऐसे समझिए कि लोअर एनर्जी लेवल का इलेक्ट्रॉन है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी आएगी उसके अंदर तो हायर एनर्जी लेवल में जंप करके चला जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या होगा, अब ये अनस्टेबल है, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया है, हायर एनर्जी लेवल में चला गया। अब देखिए, अब ये भी होगा कि ये कुछ समय के बाद अपनी एनर्जी को वापस से रिलीज करेगा। पहले तो उसने एक पर्टिकुलर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, जिसके कारण अब उसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखाई दिए, है ना। ग्रीन का जो भी कॉम्प्लीमेंट्री कलर है ना, जो बच जाते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखेगा। जब ये जंप करेगा तो वो कलर शो करेगा। अब जब ये वापस से अपनी एनर्जी को रिलीज़ करेगा, तो जब वापस से एनर्जी रिलीज़ करेगा तो कौन से फॉर्म में, रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी रिलीज़ करेगा, मतलब वहाँ से भी वो कलर रिलीज़ करेगा। तो वापस जब ये जंप करके हायर से लोअर में जाएगा तब फिर से अपनी एनर्जी को रिलीज़ करेगा, है ना, रेडिएशन के फॉर्म में। क्लियर। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की कलर को एब्जॉर्ब करता है ना। तो जिस कलर की फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करेगा उसके जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखाई देंगे, यानी वो कलर हमें उस आयन में विजुअलाइज होंगे। सिमिलरली अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी को रिलीज़ करके वापस भी आता है तो एनर्जी को रिलीज़ करता है रेडिएशन के फॉर्म में, तो वहाँ भी हमको कलर दिखाई देंगे। क्लियर है। तो इस तरीके से जो डी ब्लॉक के डी ऑर्बिटल के एलिमेंट्स होते हैं, आयन हो, तो वो आयनिक फॉर्म में कलरफुल होते हैं या कलर दिखाते हैं। क्लियर है। तो ये आप याद रखिएगा। यहाँ पे मैंने कुछ आयन और उनके कलर को लिख दिया है ना, और याद करने के लिए एक राइम जो मैंने देखा था उसको लिख दिया है। ठीक है। तो देखिए,
पहले हमने लिखा है +2 ऑक्सीडेशन वाले एलिमेंट्स को, ये सभी +2 ऑक्सीडेशन वाले एलिमेंट्स हैं, ठीक, +2 यानी कि M+2 वाले हैं, ठीक, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले सभी मेटल हैं ये, ठीक है। टाइटेनियम, वेनेडियम है ना, ये सभी +2 वाले हैं, ठीक है। अब देखिए कौन से कलर में है, टाइटेनियम का +2 ऑक्सीडेशन में कलर कितना है, या टाइटेनियम आयन का कलर वॉयलेट, वेनेडियम का ब्लू, क्रोमियम का पिंक, मैग्नीज का ग्रीन, आयरन का ब्लू पिंक होता है ना, निकल का ग्रीन होता है, कॉपर का ब्लू होता है और जिंक होता है कलरलेस, ठीक है। ये इन आयन का कलर हो गया, ठीक है। अब इसको याद करने के लिए कैसे बनाए हैं, पहले हमने +2 वालों को एक साथ लिख दिया है आयंस को, और इधर फिर +3 वाले आयंस को एक साथ लिख दिया, ठीक है। +3 वाले आयंस को एक साथ लिख दिए, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले हैं। तो जैसे देखिए, अब इसको याद करने का ये ट्रिक याद कर लीजिए, वेरी ब्यूटीफुल पिंकी जी, है ना, वेरी से वॉयलेट हो जाएगा, ब्यूटीफुल से ब्लू हो जाएगा, पिंकी से पिंक हो जाएगा, जी से ग्रीन हो जाएगा, ब्यूटीफुल लाइक पाइन एप्पल, तो ब्यूटीफुल लाइक पाइन एप्पल में ब्यूटीफुल पाइन यानी ब्लू पिंक हो जाएगा, ब्यूटीफुल लाइक पाइन एप्पल। हरा है बालों का रंग आपका, हरा है बालों का कलर आपका, तो हरा है तो ग्रीन, बालों यानी ब्लू, कलर आपका यानी कलरलेस, ठीक है। ऐसे करके याद कर लीजिए। फिर यहाँ पे हमने +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले एलिमेंट को लिखा है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम और मैग्नीज, है ना। स्कैंडियम कलरलेस होता है, टाइटेनियम पर्पल होता है, वेनेडियम ग्रीन होता है, क्रोमियम वॉयलेट होता है और मैग्नीज येलो होता है। तो इसको कैसे याद किए हैं, कलर कराने, अब पिंकी जी क्या बोल रही है, कलर कराने पार्लर जाऊंगी, हरा है वेरी यमी, ठीक है। तो कलर कराने मतलब कलरलेस, पार्लर मतलब पर्पल, हरा है, हरा इज़ वेरी यमी, तो हरा यानी कि ग्रीन, वेरी यानी वॉयलेट और यमी मतलब येलो, ठीक है। तो ऐसे करके आप आयंस के कलर को याद कर सकते हैं, कौन से आयन का कौन सा कलर होगा, ठीक है। तो एक ऐसे राइम बना लीजिए। तो जैसे मैंने यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वालों को एक साथ रखा है, +3 ऑक्सीडेशन वालों को एक साथ रखा है, क्लियर है। तो ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं, और क्या क्या है डी ब्लॉक की प्रॉपर्टी। एक क्या करते हैं इन लोग, टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, इन लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करते हैं ना। तो पहला लिख लीजिए, तो एक प्रॉपर्टी इनकी ये है, टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, है ना, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, कॉम्प्लेक्सेस, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं। तो देखिए, तो डी ब्लॉक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों बनाते हैं, तो इसमें याद रखिएगा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ड्यू टू, है ना, ड्यू टू, क्यों फॉर्म करते हैं या इनकी टेंडेंसी क्यों होती है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने के, उसका रीज़न है, उसके 4 रीज़न है। पहला, ड्यू टू स्मॉलर साइज, तो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं इनका साइज स्मॉलर होता है। सेकेंड, और क्या होता है, हायर न्यूक्लियर चार्ज, इनके में न्यूक्लियर चार्ज बहुत हायर होता है, तो हायर न्यूक्लियर चार्ज क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक। और थर्ड है ड्यू टू वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, है ना, तो वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स कैन accommodate lone pair electrons, lone pair electrons, lone pair electrons, है ना, lone pair can accommodate lone pair electrons donated by ligands, क्लियर है। तो लिगेंड्स जो इनको, या जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, लिगेंड्स के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। लिगेंड वो होते हैं जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तो जो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो क्या होते हैं, डी ब्लॉक के ऑर्बिटल उसको एकोमोडेट रख सकते हैं, क्योंकि इनके पास क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है ना। जैसे इसका मैं यहाँ पे एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे इसके बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए कि आयरन, है ना, FeCO5, ठीक,
FeCO4 है, या Na ले लीजिए, NiCO5 है, ठीक है। और क्या एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग? और एग्जांपल ले सकते हैं आप क्रोमियम का, है ना, क्रोमियम, ठीक है। तो क्रोमियम का ले लेते हैं, क्रोमियम अमाइन जोड़ देते हैं इसमें, हेक्सामाइन, है ना, हेक्सामाइन, ठीक, क्लोराइड, ठीक। तो ये सब एग्जांपल है। पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, और क्या ले सकते हैं, पोटेशियम K3, FeCN6, है ना, FeCN6, ठीक। तो ये सब एग्जांपल किसके हैं? कॉम्प्लेक्स के हैं। तो ये डी ऑर्बिटल क्या करते हैं? इसी तरह के कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये वाला, यहाँ पे हमारे पास डी ऑर्बिटल है क्रोमियम। अब क्रोमियम में कितने होते हैं? 6 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्रोमियम में क्या होता है? क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, अब यहाँ क्रोमियम में 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्रोमियम किस फॉर्म में है? 3+ के फॉर्म में। क्लियर है? तो देखिए, क्रोमियम की हम लोग बात करें तो क्रोमियम में कितने होते हैं? 4s1। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 4s1 3d5। लेकिन 3+ में है तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, तो बचे कितने? 3d, 1 और 2 इसमें से, 1 इसमें से निकल गया तो बचेगा 3, 3d3, ये 0 हो गया, ठीक। तो देखिए, अब हम लोग अगर क्रोमियम का बनाएं तो क्रोमियम में क्या होता है? 4s, पहले 3d में देखिए, 3d हो गया, 1 2 3, 1 2 3 4 5, इसमें पहले 5 इलेक्ट्रॉन थे, 5 में से 2 चले गए, बचे 3, 1 2 3, ठीक। तो ये हो गया हमारा 3d। उसके बाद आएगा 4s में 1 है, अब उसमें 0 इलेक्ट्रॉन है, 1 भी नहीं बचा, चला गया है। और उसके बाद 4s है तो 4p भी होगा, 4p भी खाली है पूरा। तो यहाँ पे हम लोग अगर क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम में कितने खाली बॉक्स दिख रहे हैं आप? 1 2 3 4 5 6 खाली बॉक्स दिख रहे हैं। अब इन 6 खाली बॉक्स में 6 लोन पेयर आके बढ़ सकते हैं, मतलब 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए, 6 हमने अमोनिया यहाँ पे जोड़ दिया है, 6 अमोनिया। एक अमोनिया में कितने लोन पेयर होते हैं? 1 लोन पेयर होता है। नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर होता है, तो 6 में 6 होंगे, तो 6 लोन पेयर आएंगे और यहाँ पे बस जाएंगे। 1 अमोनिया यहाँ, 1 अमोनिया यहाँ, समझ रहे हो? तो ऐसे करके 6 अमोनिया आएंगे और 6 अमोनिया जो है तो 6 लोन पेयर डोनेट करेंगे, और वो 6 लोन पेयर जो है तो कौन एकोमोडेट कर लेगा? क्रोमियम एकोमोडेट कर लेगा। तो क्योंकि क्रोमियम डी ब्लॉक का एलिमेंट है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं। वैकेंट ऑर्बिटल्स में क्या कर सकता है? वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है? एकोमोडेट कर सकता है। इसी कारण इन लोग क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि सेंट्रल मेटल एटम, या एटम के साथ जब बहुत सारे लिगेंड्स जुड़ जाते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स जुड़ जाते हैं, तो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन क्यों करेगा? तो ये जो मेन पॉइंट एक तो स्मॉलर साइज, छोटे साइज के होते हैं, हायर न्यूक्लियर चार्ज, इलेक्ट्रॉन, अब इनका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, प्रोटॉन ज़्यादा होंगे तो न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा। और दूसरा है वैकेंट ऑर्बिटल। वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को ये ले लेते हैं। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के डोनेशन के कारण जो बॉन्ड बनता है उसी को कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहते हैं। क्लियर है? जैसे मान लीजिए कि क्रोमियम था, क्रोमियम, और ये है हमारा, क्रोमियम से कौन जुड़ा है? ये अमोनिया जुड़ा है। तो अमोनिया क्या करेगा? अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्रोमियम को दे देगा। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देने के कारण जो अमोनिया और क्रोमियम के बीच में बॉन्ड बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। वही है हमारा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ठीक है। ये अभी आगे पढ़ेंगे। तो मेन आपको यही रखना है कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन क्यों करते हैं? क्योंकि इनका साइज स्मॉल होता है, न्यूक्लियर चार्ज हाई होता है, और इनके में वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। खाली डी ऑर्बिटल है तो इन लोग बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ले सकते हैं। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेंगे उतना ज़्यादा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा, या उतने ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन सकते हैं। क्लियर है? तो एक तो ये हो गया हमारा। उसके अलावा और क्या इनकी प्रॉपर्टी है डी ब्लॉक की? टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, एक ये हो गया। एक होता है इनका क्या है? फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड भी बनाते हैं, ठीक है। तो एक और देख लीजिए, फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड।
देखिए फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड, है ना। कौन सा कंपाउंड बनाता है? इंटरस्टिशियल कंपाउंड। तो देखिए जितने भी हमारे डी ब्लॉक के मेटल होते हैं ना, उनका जो क्रिस्टल लैटिस है ना, तो इसमें लिख लीजिए व्हेन स्मॉल साइज एटम्स, है ना, लाइक कार्बन, नाइट्रोजन, बोरॉन, है ना, कार्बन, नाइट्रोजन, बोरॉन, अब ये जैसे स्मॉल साइज के एटम्स हैं, आर गेट ट्रैप्ड, हाइड्रोजन, है ना, आर गेट ट्रैप्ड इन क्रिस्टल लैटिस ऑफ मेटल, क्रिस्टल लैटिस ऑफ मेटल। तो जब स्मॉल साइज के एटम्स जैसे कार्बन, है ना, मेटल के क्रिस्टल लैटिस में क्या हो जाए? ट्रैप्ड हो जाए। अब जैसे मान लीजिए मेटल है, ये मेटल के एटम्स हैं, ठीक है, ये मेटल्स के एटम हैं बहुत सारे। अब इनके बीच में छोटा छोटा स्पेस होता है मेटल के क्रिस्टल में, मेटल के जो पार्टिकल्स होंगे यानी मेटल के जो एटम होंगे उनके बीच में छोटा छोटा गैप होगा। अब यहाँ पे अगर कार्बन आ जाए या यहाँ पे अगर हाइड्रोजन क्या हो जाए? ट्रैप हो जाए, तब अब ये जो कंपाउंड बनेगा, ये कंपाउंड क्या कहलाएगा? इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इसी को हम लोग कहते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। तो क्योंकि मेटल के लैटिस में मेटल के एटम्स के बीच में ये स्मॉल एटम्स आके ट्रैप्ड हो गए, क्लियर है, जिससे क्या होगा? मेटल की डेंसिटी बढ़ जाएगी। इससे क्या होगी? डेंसिटी बढ़ जाएगी। डेंसिटी बढ़ जाएगी तो उससे क्या होगा? उसकी हार्डनेस बढ़ जाएगी, है ना, और ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, है ना, जितना ज़्यादा हार्ड होगा उतना ज़्यादा इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं। हम लोग क्या करते हैं? मेटल के क्रिस्टल लैटिस में स्मॉल एटम्स को ट्रैप कर देते हैं, तो उससे हमारा इंटरस्टिशियल कंपाउंड बन जाता है। क्लियर है? तो इसके एग्जांपल लिख लीजिए, जैसे MN4N, है ना, नाइट्रोजन ट्रैप हो गया मैग्नीज में, या Fe3H हाइड्रोजन ट्रैप हो गया आयरन में। तो ये सब एग्जांपल हो जाएंगे इंटरस्टिशियल कंपाउंड के। क्लियर है? तो इसमें क्या होता है? मेटल के जो एलिमेंट होते हैं, मेटल के जो पार्टिकल्स होते हैं या एटम्स होते हैं, उनके बीच में ये स्मॉलर एटम क्या होते हैं? जाके ट्रैप्ड हो जाते हैं। ठीक है? तो इसी से बनता है इंटरस्टिशियल कंपाउंड। क्लियर है? तो ये मेन पॉइंट लिख लीजिएगा। ठीक है? अब क्योंकि इसमें इंटरस्टिशियल मेटल कंपाउंड आ जाते हैं, तो इससे क्या होती है? इनकी डेंसिटी बढ़ जाती है, हार्डनेस बढ़ जाएगी, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है ना, तो ये क्या होते हैं? ये केमिकली इनर्ट होते हैं। तो जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड होते हैं, तो ये याद रखिएगा, ये कैसे होते हैं? केमिकली इनर्ट होते हैं, केमिकली इनर्ट। ठीक। अब ये किसी के साथ कोई बॉन्ड नहीं बनाएंगे। क्लियर? ये किसी के साथ, अब किसी के साथ कोई बॉन्ड, कोई कोवेलेंट या आयनिक बॉन्ड इन लोग का फॉर्मेशन नहीं होता, यानी अब क्या हो जाते हैं? केमिकली इनर्ट होते हैं। तो कोई भी बॉन्ड, है ना, कोवेलेंट बॉन्ड ये नहीं बनाते, कोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता। ठीक, कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड या मेटालिक बॉन्ड अब ये नहीं बनाते। ठीक है? ये क्या हो जाते हैं? केमिकली इनर्ट हो जाते हैं। ठीक है? तो याद रखिएगा, क्रिस्टल, मेटल के क्रिस्टल लैटिस में अगर स्मॉल पार्टिकल्स, स्मॉल साइज एटम्स ट्रैप्ड हो जाते हैं, तो उससे जो कंपाउंड बनता है उसको हम लोग इंटरस्टिशियल कंपाउंड कहते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिख लीजिए डी ब्लॉक की, वो है कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़।
अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स की कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? अब देखिए इन लोग कैटालिटिक प्रॉपर्टी क्यों शो करते हैं, एज अ कैटलिस्ट क्यों बिहेव करते हैं, तो इसमें लिख लीजिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स बिहेव्स लाइक अ कैटलिस्ट, है ना। तो जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना, डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स, है ना, देयर कंपाउंड्स एक्ट एज कैटलिस्ट और बिहेव्स और shows catalytic properties, shows catalytic properties। अब इन लोग कैटालिटिक प्रॉपर्टीज क्यों शो करता है? ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड शोज कैटालिटिक प्रॉपर्टी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। तो क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ना, ये अलग अलग टाइप का, जैसे हम लोग क्रोमियम की बात करें या आयरन की बात करें, तो आयरन क्या होता है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। मतलब ये ऐसे एलिमेंट के साथ भी जुड़ सकता है, बॉन्ड बना सकता है जिसकी वैलेंसी 2 हो, क्लियर है, और ऐसे एलिमेंट के साथ भी जुड़ सकता है जिसकी वैलेंसी 3 हो। तो 2 वैलेंसी के साथ भी कंबाइन हो सकता है, 3 वैलेंसी के साथ भी कंबाइन हो सकता है, वेरिएबल वैलेंसी है। वैसे ही हम लोग क्रोमियम का देखें, उसका +3 भी होता है, +6 भी होता है, मैग्नीज का +2 +7, है ना। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के कारण ये लगभग सभी के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, है ना। इनके वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, जब जितनी ज़रूरत हो उतने इलेक्ट्रॉन ये ले दे सकते हैं और उनके साथ बॉन्डिंग कर सकते हैं। तो ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ये कैसे बिहेव करते हैं, कैटलिस्ट के जैसे काम करते हैं। अब देखिए, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि मान लीजिए कि हम लोग क्या करते हैं, किसी चीज़ का हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं, हाइड्रोजनेशन करवाते हैं, ठीक है। तो जैसे इसमें मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हैबर प्रोसेस में है आयरन का यूज़ करते हैं, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में बेनियम क्लोराइड का यूज़ करते हैं, यहाँ नाइट्रिक एसिड बनाने में इसका यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग किसका एग्जांपल ले लेते हैं, हाइड्रोजनेशन करा लेते हैं ना। किसका हाइड्रोजनेशन करवा लेते हैं, निकेल का नहीं। तो देखिए, जैसे हम लोग कोई भी एग्जांपल लेते हैं कि मेटल है हमारे पास, जैसे मान लीजिए कि आपके पास मेटल है निकेल, ठीक, कोई एक्स एलिमेंट है आपके पास, अब उसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराना है। एक जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई एलिमेंट है जिसको आपको हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराना है। तब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराना है तो हमें यहाँ पे अगर हम लोग निकिल मेटल को ले लें, निकिल को ले लीजिए या प्लैटिनियम को ले लीजिए या पैलेडियम को ले लीजिए, ठीक, इसके साथ हम लोग रिएक्शन कराते हैं। तो ये जो मेटल्स हैं, डी ब्लॉक के मेटल्स, इनका जो सरफेस है ये क्या है, ये क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर देते हैं, क्योंकि इनके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होता है, इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होता है। तो ये क्या करते हैं, किसी के साथ भी बॉन्ड बना लेते हैं, तो ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। अब हाइड्रोजन आके निकेल या प्लैटिनम के सरफेस में डिपॉजिट हो जाएगा। अब हाइड्रोजन जब डिपॉजिट हो गया तो एक्स के साथ आसानी से रिएक्शन कर सकता है, समझ रहे हैं। तो एक तरीके से ये क्या करते हैं, एक मीडिएटर या मीडियम प्रोवाइड कराते हैं जिससे कि रिएक्टेंट जो है तो रिएक्ट कर सके, है ना। तो इसमें आप ऐसा लिख लीजिए कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं दे प्रोवाइड है ना, या आप इसको ऐसे लिख लीजिए कि कैटलिस्ट रिएक्ट विथ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, ये क्या करते हैं, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर लेते हैं, है ना,
ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन। तो ये क्या करते हैं, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से इजीली रिएक्ट कर लेते हैं क्योंकि इनके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है और जिसके कारण ये कैटेलिटिक बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है, यह रिएक्शन को थोड़ा सा और ज़्यादा इजी कर देते हैं। कोई दो रिएक्टेंट है, डायरेक्ट रिएक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या डालते हैं, कैटलिस्ट डाल देते हैं। तो कैटलिस्ट क्या करता है, एक मीडिएटर का काम करता है जिससे रिएक्शन फास्ट हो जाती है। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिख दिए हैं, है ना, कुछ जो इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, जैसे कौन कौन से हमारे ऐसे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं या उनके कंपाउंड है जिनका यूज़ एज अ कैटलिस्ट होता है ना। जैसे यहाँ पे आयरन का लिख लीजिए, हैबर प्रोसेस में यूज़ होता है, निकल का एडिशन रिएक्शन में होता है, वेनेडियम ऑक्साइड का कॉन्टैक्ट प्रोसेस H2SO4 के फॉर्मेशन में होता है, कोबाल्ट सॉल्ट का ब्लीचिंग पाउडर डिकम्पोजिशन में होता है। क्लियर है। जिंगलर नाटा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो इसको याद रखिएगा। जिंगलर नाटा का यूज़ किस में होता है, पॉलीथीन के प्रोडक्शन में करते हैं, है ना। लेड क्लोराइड का यूज़ वैकेर्स प्रोसेस मतलब कि इथीन से एल्डिहाइड बनाने में होता है। और ये प्लैटिनियम और रोडियम का यूज़ किस में होता है, नाइट्रिक एसिड बनाने में। कौन से प्रोसेस में, ऑसवाल्ड प्रोसेस में। ठीक, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं कैटलिस्ट के, है ना। डी ब्लॉक के कौन से मेटल्स और उनके कंपाउंड्स हैं जिनका यूज़ हम लोग एज अ कैटलिस्ट करते हैं, इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स, है ना। तो डी ब्लॉक के कुछ इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं जिसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए कौन कौन से, तो मेनली 4 इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं जो हमें पढ़ना है। देखिए इसमें एक तो है पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, इसको पढ़ना है। उसके अलावा एक आपको पढ़ना है पोटेशियम क्रोमेट यानी K2Cr O7, है ना। एक आपको पढ़ना है पोटेशियम परमैंगनेट मतलब KMnO4, और एक आपको पढ़ना है ये, एक है पोटेशियम परमैंगनेट, एक है पोटेशियम मैग्नेट में यानी कि KMn, देखिए एक है KMnO4, एक है K2MnO4। तो ये आपका पोटेशियम मैग्नेट, एक है पोटेशियम परमैंगनेट, एक है पोटेशियम मैग्नेट। तो ये 4 है मेन कंपाउंड्स जिसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स में। क्लियर है। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं, तो ठीक से इसको समझते जाइएगा। सबसे पहले हम लोग पोटेशियम क्रोमेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट को देख लेते हैं ना। देखिए तो देखिए जब हम लोग क्रोमाइट ओर, है ना, यानी कि आप ले लीजिए आयरन ऑक्साइड डॉट Cr2O3, ये हमारा क्या है, क्रोमाइट ओर, क्रोमाइट ओर, ये है आपका क्रोमाइट ओर। क्रोमाइट ओर का हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शन करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में किसके साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं। ठीक, क्रोमाइट ओर का ऑक्सीजन एयर के प्रेजेंस में सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो इसमें आपको क्या मिलता है, इसमें आपको मिल जाता है Na2Cr, है ना, Na2CrO4। तो ये मिल गया आपको सोडियम क्रोमेट, ठीक है, सोडियम डाइक्रोमेट मिल गया आपको। क्लियर है। और साथ में आपको आयरन ऑक्साइड मिल जाएगा Fe2O3। इसको अभी मैंने बैलेंस नहीं किया है, आप इसको बैलेंस करेंगे तो दोनों तरफ जैसे 2 आयरन है तो 2 आयरन रहेगा, फिर क्रोमियम को बैलेंस करेंगे, उधर 2 है तो, है ना, उधर 2 है तो इधर भी 2 रहेगा, है ना। तो इसको बाद में बैलेंस कर लेंगे। अभी बस आप ये याद रखिए कि क्रोमाइट ओर को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमें एक सोडियम ये हमें मिल जाएगा, है ना, क्रोमेट, और साथ में हमें क्या मिल जाएगा, सोडियम क्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट, और हमको मिल जाता है आयरन ऑक्साइड। ठीक है। अब इसका रिएक्शन हम लोग इसका क्या करते हैं, सोडियम डाइक्रोमेट यानी Na2CrO4 को, तो ये पहला पॉइंट हो गया, पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में आप क्या कीजिए, Na2CrO4
O4 को, ठीक, इसका रिएक्शन हम लोग करवा देते हैं H2SO4 के साथ, एसिड के साथ रिएक्शन करवा दीजिए। जब आप इसको एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये बना लेता है, इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, ये बना लेगा Na2CrO7, सोडियम डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट बन गया, ठीक है। और साथ में जो बच जाएगा क्या बनेगा, Na2SO4, सोडियम सल्फेट बन जाएगा बाई प्रोडक्ट में। यहाँ भी अभी बैलेंस नहीं किए हैं, अभी जस्ट एज इट इज़ लिख लिया। हमें मेन प्रोडक्ट उससे मतलब है। अब हमें क्या मिल गया, सोडियम डाइक्रोमेट मिल गया। अभी सोडियम डाइक्रोमेट को थर्ड रिएक्शन में लिखिए, सोडियम डाइक्रोमेट Na2CrO7, इसका रिएक्शन अगर हम लोग KCl के साथ कर देते हैं तो पोटेशियम सोडियम को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, ज़्यादा रिएक्टिव है, तो क्या बना लेगा, K2Cr, है ना। इसके दो मॉलिक्यूल ले लेंगे तो K2, इसमें से बनता है K2Cr2O7, क्लियर है। इसमें से बन जाएगा K2Cr2O7। यही हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट, यही हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट, क्लियर है। तो ऐसे करके हम लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मेशन कर सकते हैं, क्लियर है। ये हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट बन गया, ठीक है। तो ऐसे करके बना लेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। चलिए, तो एक ये हो गया हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट वाला पार्ट बन गया, ठीक है, ठीक है। साथ में जो बच जाएगा NaCl, वो हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा NaCl, ठीक। तो इसको बाद में बैलेंस कर लेंगे, कितना हो गया, 4 था तो इधर चाहे 4 NaCl, ठीक है। अभी बैलेंस नहीं किए हैं तो NaCl, ठीक है। तो देखिए, इसको 3 स्टेप में करना है, ये रिएक्शन को याद रखिएगा। सबसे पहले क्रोमाइट ओर का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये बनेगा सोडियम क्रोमेट। फिर सोडियम क्रोमेट का हम लोग H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाएं तो हमें सोडियम डाइक्रोमेट मिला। सोडियम डाइक्रोमेट को हम लोग फिर से KCl के साथ रिएक्शन कराए तो पोटेशियम डाइक्रोमेट मिल गया, क्लियर है। तो इस तरीके से आपको याद रखना। तो पहले आपका सोडियम क्रोमेट बनता है, फिर सोडियम क्रोमेट का एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम डाइक्रोमेट बनता है, सोडियम डाइक्रोमेट का फर्दर KCl से रिएक्शन कराते हैं तो पोटेशियम क्रोमेट बनता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या बना लेते हैं, पोटेशियम क्रोमेट। तो ये प्रिपरेशन का रिएक्शन हो गया पोटेशियम क्रोमेट का, ठीक है। चलिए अब और देख लेते हैं इसमें क्या है। और अगर हमें सोडियम क्रोमेट बनाना है ना, सॉरी पोटेशियम, अब ये है पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब हमें मान लीजिए क्या बनाना है, मैं 4 बताया था आपको। एक हम लोग बनाते हैं K2Cr2O7, ये है पोटेशियम डाइक्रोमेट, क्लियर है। एक होता है K2Cr2O4, ये है हमारा पोटेशियम क्रोमेट, ठीक है। तो अगर आपको पोटेशियम क्रोमेट बनाना है, जैसे ये है, तो इसका रिएक्शन हम लोग सीधा KCl से करा देंगे तो K इसको डिस्प्लेस कर देगा, पोटेशियम क्रोमेट मिल जाएगा, समझ लो। यहाँ से पोटेशियम डाइक्रोमेट करना है तो इसमें से रिएक्शन करा देंगे, ठीक है। यहाँ से इसका रिएक्शन हमने KCl से कराया तो पोटेशियम क्या मिल गया, डाइक्रोमेट। और अगर इसका रिएक्शन कराएं तो हमें क्या मिल जाएगा, पोटेशियम क्रोमेट मिल जाएगा, क्लियर। तो हम यहाँ से पोटेशियम क्रोमेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट दोनों बना सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, पोटेशियम क्रोमेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होता है वो एक्वस सोल्यूशन में इंटरकन्वर्टिबल रिएक्शन देता है या इंटरकन्वर्टिबल होता है, ठीक है। तो इसमें लिख लीजिए, इन एक्वस सोल्यूशन, इन एक्वस सोल्यूशन, इन एक्वस सोल्यूशन पोटेशियम क्रोमेट यानी K2Cr2O7 एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड पोटेशियम क्रोमेट O4 आर इंटरकन्वर्टिबल है ना, डिपेंडिंग अपॉन द pH ऑफ सॉल्यूशन, डिपेंडिंग अपॉन द pH ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि ये दोनों इंटरकन्वर्टिबल है, ये यहाँ से ये चेंज हो सकता है और यहाँ से ये चेंज हो सकता है। ये किस पे डिपेंड करता है, डिपेंडिंग pH ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। इसको मैं बता देता हूँ कैसे।
जैसे मान लीजिए कि आपके एक सोल्यूशन में आपने डाला है पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 और एक सोल्यूशन में आपने डाला है पोटेशियम क्रोमेट K2CrO4, ठीक। एक तरफ डाइक्रोमेट डाला है, एक तरफ क्रोमेट डाला है। तो देखिए जब हम लोग ये डाइक्रोमेट को जिस सोल्यूशन में डाले हैं, अगर उस सोल्यूशन का pH ठीक ग्रेटर देन 7 है, ग्रेटर देन क्या है 7, ग्रेटर देन 7, तो वो पोटेशियम डाइक्रोमेट किस में चेंज हो जाएगा, पोटेशियम क्रोमेट में चेंज हो जाएगा। अगर उसका pH 7 से ज़्यादा है तो, और अगर उसका pH यानी जिस सोल्यूशन में हमने डाला है किसको, पोटेशियम क्रोमेट को, और उसकी वैल्यू 7 से कम है, यानी अगर वो एसिडिक है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट में, याद रखिएगा। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट को बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्रोमेट बनेगा, पोटेशियम क्रोमेट बनेगा, और क्रोमेट को अगर हम एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो पोटेशियम डाइक्रोमेट बनेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो एक क्रोमेट होता है जब हम लोग को इसको एसिड में डालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो ये पोटेशियम डाइक्रोमेट बन जाएगा, O4 से O7 बन जाएगा। और इसका हमको क्या करना है, रिडक्शन कराना है, तो इसको हम लोग बेसिक सॉल्यूशन में डाल देंगे। बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये रिड्यूस होके क्या बन जाएगा, पोटेशियम क्रोमेट बन जाएगा। तो ये दोनों इंटरकन्वर्टिबल होते हैं, सॉल्यूशन के pH पे डिपेंड करते हैं कि ये इधर से ये जाएगा या इधर से ये जाएगा। तो एक इसको याद रखिएगा, ठीक। इसके अलावा एक पॉइंट और है, स्ट्रक्चर ऑफ पोटेशियम क्रोमेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है देख लेते हैं। देखिए तो स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं। स्ट्रक्चर तो देखिए पहले हम लोग देखते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। अब ये आयनिक फॉर्म में कैसा होगा, K2 निकल गया तो बनेगा Cr2O7 2-, ठीक। ये हो जाएगा क्रोमेट आयन का। तो इसमें 2 क्रोमियम है तो 2 क्रोमियम बना लीजिए, Cr। 7 है ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन तो यही होगा, 3 ऑक्सीजन इसके होंगे, 1 2 3, ठीक है। 2 माइनस है मतलब 2 ऑक्सीजन में, एक इधर के ऑक्सीजन में माइनस ले लीजिए, एक इधर के ऑक्सीजन में माइनस। तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा किसका, यह स्ट्रक्चर हो जाएगा हमारा डाइक्रोमेट का, यानी इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। एक बना लीजिए क्रोमेट का CrO4, इसका एक सेकेंड, क्रोमेट कहाँ है, ये इसका CrO4 2-, ठीक है। ये हो जाएगा क्रोमेट का, ये डाइक्रोमेट नहीं है ना, ये क्रोमेट है, याद रखिएगा, क्रोमेट K2Cr O4-, ठीक है। तो इसका बना लीजिए, तो इसमें एक ही क्रोमियम है, तो एक ही क्रोमियम है तो कितना हो जाएगा इसका, तो इसका बना लीजिए 4 बना लीजिए, तो 1 है ना, 2 माइनस है मतलब 2 ऑक्सीजन में क्या होंगे, सिंगल बनाइएगा। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे बना लिए 1, ठीक, 2 3 4, ठीक। तो 2 ऑक्सीजन में माइनस चार्ज रहेगा क्योंकि 2 माइनस है, और 2 ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड रहेगा। तो इस तरीके से आप इसका भी क्रोमेट का भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा टेट्राहेड्रल। तो इसका टेट्राहेड्रल बना लीजिए तो ज़्यादा स्टैंडर्ड, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना लीजिए। तो इसका ऐसा होगा, क्रोमियम डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, 4 है ना, O और ऐसे करके हो, ये हो जाएगा इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है। ऐसे करके बना लीजिए, ठीक, ऐसे करके, और 2 माइनस है तो 2 इलेक्ट्रॉन में हम लोग माइनस कर देंगे। तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा हमारा क्रोमेट का। तो एक क्रोमेट का बना लीजिए, एक डाइक्रोमेट का बना लीजिए, ठीक है, इसको करके। अच्छा, पिछले में कहीं अगर फॉर्मूला में कहीं मिस्टेक हो गया होगा, डाइक्रोमेट है ना, क्रोमेट में कहीं Cr2 गलती से डल गया होगा तो उसको क्लियर कर लीजिएगा। क्रोमेट में Cr होता है ना, डाइक्रोमेट का मतलब ही है 2 क्रोमियम, तो डाइक्रोमेट में Cr2 होगा। जैसे ये है डाइक्रोमेट K2Cr2O7, और क्रोमेट का क्या होता है, K2CrO4। ये क्रोमेट है ना,
इसमें एक ही क्रोमियम होगा, ठीक है। डाई क्रोमेट है तो 2 क्रोमियम। इसके पहले में कहीं 2 अगर गलती से फॉर्मूले में हो गया होगा तो उसको करेक्ट करके 1 क्रोमियम कर लीजिएगा। क्रोमेट में एक ही Cr है ना, डाई क्रोमेट में 2 Cr, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, हाँ, ऑक्सीडाइज है ना, इसका ऑक्सीडेशन देख लेते हैं आयरन के साथ। देखिए हो गया। तो कहीं पे अगर पहले रिएक्शन में कहीं गड़बड़ हो गया होगा तो उसको सही कर लीजिएगा, है ना। मेरे को लग रहा है कहीं थोड़ा सा फॉर्मूला में गड़बड़ हुआ है, तो मैं फिर से बता देता हूँ। अगर फॉर्मूले में कहीं गलती से Cr का Cr2 हो गया होगा, है ना, तो देखिए उसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। जैसे हमने जो रिएक्शन किया था, फिर से बता रहा हूँ, क्रोमाइट ओर का Cr2O3, है ना, इसका क्या किए थे, ऑक्सीजन से रिएक्शन कराए थे, सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन कराए थे। तो इसमें से क्या बना था, इसमें बना था Na2CrO4, ठीक है। ये है सोडियम क्रोमेट बना था, साथ में आयरन ऑक्साइड, ठीक। अगर इसी का आप KCl से रिएक्शन करवा देंगे तो डायरेक्ट आपको पोटेशियम क्रोमेट मिल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या कराते थे, इसका ऑक्सीडेशन कराते थे, मतलब इसका एसिड से रिएक्शन कराते थे। तो ये हमारा क्रोमेट होता था, इसका हम लोग एसिड से रिएक्शन करा देते थे। तो ये क्या बना लेता था, ये बना लेता था सोडियम क्रोमेट से सोडियम डाई क्रोमेट बना लेता था। इसके 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे तो Na2Cr2O7 डाई क्रोमेट बना लेता था। क्लियर है, तो इसको क्लियर कर लीजिए। साथ में क्या बनाता था, सोडियम सल्फेट बनाता था, ठीक है। और फिर इस डाई क्रोमेट को हम लोग फिर KCl के साथ रिएक्शन कराते थे तो हमें पोटेशियम डाई क्रोमेट मिल जाता था, Cr2O7। अब इसका रिएक्शन हम लोग KCl के साथ करवाएंगे तो ये क्या बनाता था, पोटेशियम डाई क्रोमेट। तो कहीं अगर फार्मूला में गड़बड़ हुआ होगा तो उसको आप करेक्ट कर लीजिए। क्या बनेगा, K2Cr2O7, साथ में NaCl बनता था, ठीक। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि जो पोटेशियम क्रोमेट बना है, सॉरी सोडियम क्रोमेट बना है, अगर सोडियम क्रोमेट का हम लोग जब एसिड में डालते हैं, या इसी को आप लोग सीधा KCl से रिएक्शन करा के क्या बना लिए, K2CrO4, ठीक। ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया हमारा पोटेशियम क्रोमेट। अब पोटेशियम क्रोमेट यहाँ से, या हम लोग क्या करें, सोडियम क्रोमेट को पहले एसिड में डाल के सोडियम डाइक्रोमेट, और सोडियम डाइक्रोमेट को KCl में डालेंगे तो पोटेशियम डाइक्रोमेट, ऐसे करके बना सकते हैं, ठीक है। तो कहीं Cr में कन्फ्यूज़न हो गया होगा तो याद रखिएगा Cr क्रोमेट में एक ही होता है, डाइक्रोमेट में 2 होगा, ठीक है। तो अगर कहीं गड़बड़ हो गया होगा तो इसको करेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, जो हम लोग का पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है K2Cr2O7, है ना, या इसका जो आयन है, क्या आयन है, Cr2O7 2-, ये हाई या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। तो इट कैन ऑक्सीडाइज, ये किसको ऑक्सीडाइज कर सकता है, इट कैन ऑक्सीडाइज आयोडाइड को ऑक्सीडाइज कर सकता है। आयोडाइड यानी I-, कैन ऑक्सीडाइज आयोडाइड इनटू आयोडीन, है ना। आयोडाइड को आयोडीन में ऑक्सीडाइज कर सकता है, और सल्फाइड को सल्फ़र में, सल्फाइड इंटू सल्फ़र, सल्फाइड को सल्फ़र में कर सकता है, ठीक, सल्फ़र में कर सकता है। और किसको कर सकता है, सल्फाइड को, आयोडीन को और आयरन को, है ना। आयरन को भी क्या कर सकता है, ऑक्सीडाइज, Fe2+ से Fe3+ में ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये लगभग सबको ऑक्सीडाइज कर सकता है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिख देते हैं। जैसे देखिए, आपके पास आयोडाइट आयन है, मतलब I- है, ठीक है, आयोडाइट आयन है I-। अब इसमें अगर हम लोग क्रोमियम का रिएक्शन करा दें, इसका रिएक्शन करा दें Cr2O7 2-, यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, ये हो जाएगा -14 -2 + 2/6, यहाँ पे +6 में है क्रोमियम, ठीक है। क्रोमियम क्या है, +6 में।
लेकिन हमेशा याद रखिएगा जो क्रोमियम होता है वो +3 में मोर स्टेबलाइज होता है ना। तो लिख लीजिए क्रोमियम जो है तो +3 में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में मोर स्टेबलाइज होता है, स्टेबलाइज। तो जो क्रोमियम है वो हमेशा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को गेन करना चाहता है। जैसे यहाँ पे क्या है +6 में है तो +6 से +3 में जाना चाहेगा। तो जैसे ही हम इसको आयोडीन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या करेगा +6 से +3 में जाएगा, मतलब कि इसके 3 इलेक्ट्रॉन खींच लेगा या कुल मिला के इसके इलेक्ट्रॉन खींचेगा, है ना। ऑक्सीडाइज है तो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो क्या बन जाएगा आयोडीन बन जाएगा I2, यहाँ पे 2 कर लीजिएगा, आयोडीन बन जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा Cr3+। बैलेंस नहीं किए हैं, बैलेंस करना होगा तो यहाँ पे 2Cr लेना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे 2 Cr है तो यहाँ पे 2Cr3+ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करता है आयोडीन को ये कर देता है। अब यहाँ पे इसने कितने इलेक्ट्रॉन लिए हैं 3 3 6 इलेक्ट्रॉन लिए हैं। तो यहाँ पे आप कितना ले सकते हैं, यहाँ पे आप ले लीजिए 6, तो इसका हो जाएगा 3I2। 6 इलेक्ट्रॉन आयोडीन के लिए तो क्या बन गया ये 2Cr3+। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर दिया आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट कर दिया। वैसे ही ये सल्फाइड को सल्फ़र में कर देगा, है ना, सल्फाइड को सल्फ़र में कर देगा। कैसे, जैसे मान लीजिए कि आपके पास हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड मतलब यहाँ पे सल्फ़र क्या होता है H2- में, है ना, H2- में सल्फाइड है। अब इसको हमको ऑक्सीडाइज करना है तो हम लोग फिर से Cr2O7, है ना, इससे रिएक्शन करवा देते हैं। यहाँ पे क्रोमियम क्या है +6 में है, 2- है ना, +6 में है। अब ये क्या करेगा +3 में जाना चाहेगा, +3 में मतलब 3 इलेक्ट्रॉन उसमें से खींचेगा। तो एक तो 2Cr तो बनेगा ही, 2Cr3+, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन लेगा किसके, इसके। एक सल्फ़र 2 इलेक्ट्रॉन देता है तो 3 सल्फ़र 6 इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ पे 3 सल्फ़र बना लीजिएगा। तो यहाँ से सल्फाइड क्या बन गया, सल्फ़र बन गया। अभी अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, इसको दे दिया। ठीक है, ये क्या करेगा 6 इलेक्ट्रॉन लेगा, 6 इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना +6 में था। ठीक है, एक क्रोमियम +6 में था, यहाँ पे क्रोमियम क्या है +6 में। हमें क्या करना है क्रोमियम को +3 में लाना है। ठीक है, +3 में लाएंगे मतलब एक क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो 2 क्रोमियम को कितना चाहिए 6। ठीक, तो यहाँ पे ऐसे करके बैलेंस कर, तो ये बैलेंस सिखाने के लिए बता रहा हूँ कि कैसे होगा। ठीक है, तो एक क्रोमियम के लिए आप लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद एक आयरन के लिए है, तो आपके पास मान लीजिए आयरन है Fe2+। अब इसमें भी हम लोग क्या करें क्रोमियम ऑक्साइड इसके साथ रिएक्शन करा देते हैं। यहाँ पे अभी ये +6 में, इसको +3 में चाहिए जाना है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब 2 Cr लेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, है ना। एक आयरन से अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 6 में से 6 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा 6 Fe3+। 6 इलेक्ट्रॉन निकल गया, 6 इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया, तो ये बन जाएगा 2Cr3+। ठीक, तो ये क्या कर दिया आयरन को ऑक्सीडाइज कर दिया। अब देखिए आयरन का +2 में ऑक्सीडेशन स्टेट किसके साथ होता है, जब आयरन या तो ऑक्साइड हो या तो आयरन डाइक्लोराइड हो, FeCl2 हो। यहाँ पे आयरन का +2 होता है, +2 से +3 में क्या बनेगा, +3 में बनेगा तो FeCl3 बन जाएगा या Fe2O3 बन जाएगा। यहाँ पे +3 में होता है तो +2 से +3 में, यहाँ से यहाँ आने में आयरन को क्या करना पड़ेगा ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा। ऑक्सीडाइज करने के लिए हम लोग इसका क्या कर देंगे क्रोमाइड के साथ, सॉरी क्रोमेट के साथ क्या कर देंगे उसका ऑक्सीडेशन कर देंगे। तो ऐसे करके आप बना सकते हैं, तो ये हो जाएगा इसका ऑक्सीडेशन। क्लियर है, तो ऑक्सीडेशन भी आप लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जैसे हमारा पोटेशियम परमैंगनेट के बाद दूसरा हमारा इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है, सॉरी पोटेशियम डाइक्रोमेट के बाद दूसरा हमारा है पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4। एक है हमारा पोटेशियम परमैंगनेट, क्लियर है, और एक है हमारा
पोटेशियम मैग्नेट। अब दोनों में देखिए ये क्या होता है, ये है हमारा, इसका आयनिक फॉर्म में लिखेंगे तो MnO4 माइनस, ये है हमारा पर मैग्नेट। क्या है ये? पर मैग्नेट। ये पर मैग्नेट, क्लियर है। और इसका क्या आएगा, इसका आयनिक फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा MnO4 2 माइनस, ठीक है। तो ये हो जाएगा मैग्नेट, मैग्नेट, ठीक। अब दोनों में देखिए, एक में माइनस है, एक में 2 माइनस है। इसमें Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? -8, और उधर आएगा -1, है ना, तो +8, यानी कि यहाँ पे है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और ये कितने ऑक्सीडेशन स्टेट में? -8 -2 +8, ये हो जाए +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। अब देखिए इसमें ठीक से समझिए, जो हमारा मैग्नेट होता है ना, MnO2, ठीक। तो पहले हम लोग इसका प्रिपरेशन देख लेते हैं, मैग्नेट का, प्रिपरेशन ऑफ मैग्नेट, ठीक है। तो देखिए मैग्नेट हम लोग कैसे बनाते हैं, मैग्नीज डाइऑक्साइड है, इसको अगर हम लोग बेसिक सॉल्यूशन में, जैसे KOH है ना, बेसिक सॉल्यूशन में बॉईल करते हैं, ठीक, बॉईल करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा, तो ये क्या बनाता है, ये हमारा बना लेता है मैग्नेट MnO4 2 माइनस, क्लियर है। तो जब हम लोग मैग्नीज ऑक्साइड को, मैग्नीज डाइऑक्साइड को बेसिक सॉल्यूशन में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बॉईल करते हैं, तो ये बनाता है हमारा मैग्नीज, मैग्नेट बनाता है, क्लियर है। अब ये जो मैग्नेट है, याद रखिएगा कहाँ स्टेबल होता है, ये केवल बेसिक सॉल्यूशन में, है ना, स्टेबल इन बेसिक सॉल्यूशन ओनली, स्टेबल इन बेसिक सॉल्यूशन, ये केवल बेसिक सॉल्यूशन में ही स्टेबल होता है, स्टेबल इन बेसिक सॉल्यूशन ओनली, है ना। अगर मान लीजिए आप इसमें एसिड डाल दिए तो बेसिक सॉल्यूशन में स्टेबल है, लेकिन अगर आप इसमें एसिड ऐड कर दिए, H+ एसिड ऐड कर दिए, तो ये क्या करता है, ये बन जाएगा हमारा, ये बना लेता है MnO4 माइनस, ये पर मैग्नेट बना लेता है। क्या बन जाता है? पर मैग्नेट, ये बना लेता है पर मैग्नेट। तो इसको याद रखिएगा, ठीक। तो अगर हम लोग मैग्नेट को एसिडिक सॉल्यूशन में डाल देते हैं तो वो क्या बना लेता है? पर मैग्नेट बना लेता है, क्लियर है। और साथ में क्या बन जाएगा? MnO2, ठीक, ये बना लेगा MnO2, ठीक। तो याद रखिएगा तो कि अगर हम लोग मैग्नेट को एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो पर मैग्नेट बना लेता है और साथ में MnO2 बना लेता है, और इसी MnO2 को O2KOH के साथ बॉईल करते हैं तो हमें क्या मिलता है? मैग्नेट मिल जाता है। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाएं, पहले आप बना लीजिए इसका, मैग्नेट का बना लीजिए, पर मैग्नेट का बना लीजिए, है ना। पर मैग्नेट का स्ट्रक्चर कैसा होता है? Mn, अब इसमें 4 ऑक्सीजन है, ठीक है, तो 4 ऑक्सीजन बना लीजिए, एक और एक ही माइनस है ना, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये 4, एक ही माइनस है ना, तो ये हो जाएगा हमारा पर मैग्नेट का स्ट्रक्चर। और एक मैग्नेट का बना लीजिए MnO4 2 माइनस, तो इसका क्या होगा? Mn, अब इसमें 2 माइनस है तो एक माइनस यहाँ, एक माइनस यहाँ, डबल बॉन्ड, तो ये हो जाएगा पर मैग्नेट का स्ट्रक्चर, ठीक। तो ऐसे करके मैग्नेट और पर मैग्नेट का स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं, ठीक है। तो एक ये हो जाएगा आपका। चलिए, इसके अलावा एक चीज़ और याद रखिएगा, जो हमारा मैग्नेट होता है, जो हमारा पर मैग्नेट होता है, वो कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट पे स्टेबल होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो हम लोग का MnO4 माइनस होता है ना, इज़ मोर स्टेबल, है ना, इज़ मोर स्टेबल, या आप ये तो ऐसा नहीं, ऐसा लिख दीजिए, जो मैग्नीज होता है, मैग्नीज इज़ मोर स्टेबल इन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में?
more stable in +2 oxidation state than +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जो हमारा मैग्नीज होता है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल होता है +7 से ज़्यादा वो +2 में ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है। इसीलिए वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को अचीव करना चाहता है, ये +2 में ही वो जाना चाहेगा, है ना। तो जैसे देखिए हमारे पास MnO4- है पर मैग्नेट, यहाँ पे मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +7 है। क्लियर है। अब इसमें हम किसी के भी साथ भी रिएक्शन कराएं तो ये क्या बनाना चाहेगा, ये Mn से बनना चाहेगा, Mn2+ बनना चाहेगा, ये यहाँ से यहाँ तक जाना चाहेगा, क्योंकि उसको Mn जो है तो +7 से +2 में ज़्यादा स्टेबल होता है, तो वो +7 से +2 में बनना चाहेगा, जिससे कि वो स्टेबल कंडीशन में चला जाए। क्लियर है। तो इसीलिए क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है जिसके साथ भी जुड़ता है, और ऑक्सीडाइज करके खुद क्या हो जाता है, +7 से +2 में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स भी हैं। ठीक है, जैसे अगर हम इसका आयरन Fe2+ से रिएक्शन कराएं, है ना, तो जैसे वहाँ पे भी था Fe2+ से रिएक्शन करा रहे थे तो उसको Fe3+ में कन्वर्ट कर रहा था, तो ये क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। ऑक्सीडाइज करेगा मतलब कि इसके और इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, 2+ से 3+ हो जाएगा, और वो इलेक्ट्रॉन खुद ले लेगा और खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा +2 में, और आयरन को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा Fe3+ में। ठीक, ऑक्सीडाइज कर दिया। इसके अलावा और भी एग्जांपल लिख सकते हैं, आयोडीन के साथ लिख लीजिए I-, जैसे वहाँ पे भी हो रहा था यहाँ पे भी होगा। तो यहाँ पे भी MnO4, यहाँ पे अभी मैंने बैलेंस नहीं किया है ना, यहाँ पे Mn कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, 5 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और यहाँ आयरन, एक आयरन कितना दे रहा है, 2, कम से कम 2 या 3 आयरन की ज़रूरत होगी उसको, 3 देगा तो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। ये कितने लेते हैं, 5, तो 10 इलेक्ट्रॉन। तो इसको अगर आप बैलेंस करेंगे, अभी मैंने बैलेंस नहीं किया, तो बैलेंस करेंगे तो आप इसको ऐसे लिखिएगा, यहाँ पे 5 आयरन कितने इलेक्ट्रॉन देंगे, 10, अच्छा 1 आयरन 1 दे रहा है ना, हमें चाहिए 5, तो 5 आयरन 5 देंगे, तो 5 इलेक्ट्रॉन देंगे, वो 5 इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करेगा और यहाँ पे बनाएगा Mn2+, +7 से +2 में पहुँच जाएगा। क्लियर है। तो ऐसे करके आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। आयनिक में अगर बैलेंस करते हैं तो, अदरवाइज बिना बैलेंस के आप सीधा दिखा दीजिए कि आयरन को ऑक्सीडाइज करेगा Fe3+ में और ये 2+ में चला जाएगा। उसके अलावा अगर हम आयोडीन के साथ करते हैं, ये आयोडाइट है ना, तो आयोडाइट को किस में कन्वर्ट कर देता, आयोडीन में, यहाँ -1 था अब 0 हो जाएगा, और ख़ुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Mn2+ में। ठीक, तो आयोडीन के साथ भी सेम है। वैसे ही अगर हम इसका किसके साथ कराते हैं, परऑक्साइड के साथ, परऑक्साइड के साथ करवाते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं, मैं कुछ यहाँ पे लिख देता हूँ जो हमारी बुक में है। ठीक, MnO4- का H2O2 के साथ कराते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेगा, हाइड्रोजन को हटा देगा, क्योंकि इसको क्या करना है, इसको ऑक्सीडाइज कर देता है किसी को भी। ठीक है, ऑक्सीडाइज करेगा, यानी ऑक्सीजन जोड़ना या हाइड्रोजन को हटाना। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पे ऑक्सीजन है हमारा 2, है ना, यानी कि -1 ऑक्सीडेशन स्टेट पे। ठीक है, -1 से आ जाएगा प्लस में, तो ये ऐसे बन जाता है। यहाँ पे ये Mn2+ हो जाएगा, और ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज कर देगा, मतलब इसके हाइड्रोजन को हटा देगा, तो बन जाएगा O2। तो इसको भी ऑक्सीडाइज कर दिया। ठीक, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे मैग्नीज पर मैग्नेट के, कि ये किस तरह से ऑक्सीडाइज कर देता है ना, खुद को क्या अटेन करना चाहता है, Mn2+ को अटेन करना चाहता है, और दूसरे को क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। क्लियर है। देखिए यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है ना, जिससे हमें बैलेंस करना है, कंप्लीट करना है केमिकल इक्वेशन को और बैलेंस करना है। ठीक है, जैसे कि इक्वेशन है, कि इक्वेशन है। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग कैसे कंप्लीट और बैलेंस करेंगे। सबसे पहले मेटल को बैलेंस कीजिए। यहाँ पे 2 Mn है, मैग्नीज है, तो यहाँ पे भी 2 Mn ले लीजिए। और क्या बताया था मैं, यहाँ पे Mn क्या किस में है, +6 में है ना, सॉरी +7 में है, और हमें किस में चाहिए होता है, +2 में, तो यहाँ पे आप कर दीजिए +2। ठीक, तो ये Mn आ जाएगा +2 में। पहले मेटल को बैलेंस कर लीजिए।
उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करते हैं, वाटर के साथ, ठीक है। तो कितने ऑक्सीजन है, 4 2 = 8, 8 ऑक्सीजन है, तो 8 वाटर ऐड कर दीजिए, 8 वाटर के मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे 16 हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस हो जाएंगे, क्लियर है। प्लस यहाँ पे 10 आयोडीन है, तो यहाँ पे 10 आयोडाइट है, तो उसको आयोडीन में बदल दीजिए क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन होगा, तो ये 5I2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बैलेंस। वैसे नीचे वाले को बैलेंस कीजिए। देखिए सबसे पहले हम लोग मेटल को बैलेंस करेंगे, क्रोमियम को, 2 क्रोमियम है तो 2 क्रोमियम इधर भी रहेगा, 2 क्रोमियम। क्रोमियम कितने में बैलेंस रहता है, +3 में, है ना। यहाँ पे क्या है, +6 में है, और ये +3 में बैलेंस होता है, तो यहाँ पे 3+ कर दीजिए, +3 में रहता है, ये +3 में रहना चाहता है, प्लस। उसके बाद ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, 7 ऑक्सीजन है तो 7 वाटर के मॉलिक्यूल डाल दीजिए, 7H2O, तो यहाँ पे 14 हाइड्रोजन ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएंगे, प्लस यहाँ पे क्या है, 6 आयरन, है ना। मेटल जितने हैं उतने ही रहने दीजिए, तो ये 6 आयरन हो जाएगा, 6 आयरन। यहाँ पे क्या है, 2+ में है, तो आयरन किस में चेंज हो जाते हैं, 3+ में, तो ये 6 आयरन, 6 से 6 Fe3+ हो जाएंगे, Fe2+, क्योंकि इनका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ये करने के बाद अब लास्ट में हमारा इक्वेशन सही है या नहीं है, कैसे चेक करेंगे, दोनों तरफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को चेक कर लीजिए। जैसे देखिए इधर कितने चार्ज है, 16 + 10 माइनस कितने हो गए, 6+, 6+ में 2 माइनस कितना हो गया, 4+, ठीक है। देखिए ये क्या है, 16 - 10 - 2 कितना आएगा, 16 में 12 गया, 4 आया। इधर भी चार्ज को बैलेंस करके देखिए, यहाँ पे है 2 + 1 सेकेंड, 2 2 2 = 4, है ना, 2 Mn है, तो ये 4, ये भी 4+ है, दोनों तरफ 4+ है, मतलब बैलेंस। पहला वाला इक्वेशन बैलेंस है। दूसरे का आप चार्ज को बैलेंस कर लीजिए। देखिए इस तरफ कितना है, 2 - 6+, यानी 6 दूनी 12, 12 - 2 + 14 कितने हो जाएंगे, 20 24 25 26, 26 में से 2 गया, 24, 24। इधर कितना हो रहा है, 6 + 18 कितना हो रहा है, 24। तो इधर भी 24 आ रहा है चार्ज, इधर भी 24 आ रहा है चार्ज, दोनों तरफ बराबर है, मतलब सेम। तो लास्ट में आप दोनों तरफ चार्ज को कैलकुलेट करके भी चेक कर सकते हैं कि आपका रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं, केमिकल आयनिक इक्वेशन को, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसको आप देख लीजिए, एक बार खुद से करने का ट्राई कीजिए, है ना, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का ट्राई कीजिए। तो अब डी ब्लॉक के बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स, ठीक है। तो अब हम लोग एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स देख लेते हैं, उसके बाद हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए इसके बाद है हमारा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप समझिए कि ये होता कहाँ है एफ ब्लॉक। तो देखिए हमारे जो डी ब्लॉक का लेंथेनॉइड सीरीज था, यानी 5D, है ना, 3D था हमारा कौन सा, स्कैंडियम वाला ग्रुप था, उसके बाद 4D था इट्रियम वाला, उसके बाद 5D है लेंथेनम वाला, उसके बाद 6D कौन सा था, एक्टिनियम वाला, ठीक है। लेंथेनम का था 57 और एक्टिनियम का था 89 एटॉमिक नंबर। लेंथेनम के बाद के जो 14 एलिमेंट्स होते हैं, लेंथेनम के बाद के जो 14 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, यहाँ लेंथेनम के बाद के 14 एलिमेंट्स, उसके बाद सीधा हाफनियम शुरू होता है, और एक्टिनियम के बाद के जो 14 एलिमेंट्स हैं, क्लियर है, उसके बाद सीधा क्या शुरू होता है, रदरफोर्डियम शुरू होता है। तो लेंथेनम के बाद के 14 एलिमेंट्स, यानी कि एटॉमिक नंबर 58 से लेकर के कहाँ तक जाएगा, 71 तक, और 90 से लेकर के कहाँ तक जाएगा, 103 तक। तो ये बीच के जो 14 एलिमेंट्स हैं, लेंथेनाइड के बाद के 14 एलिमेंट्स और एक्टिनाइड के बाद के 14 एलिमेंट्स, ये सब कहाँ जाते हैं, एफ ब्लॉक में, क्योंकि इनके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ इंटर करता है, जैसे इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो 4f में इंटर करता है, और इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो 5f में इंटर करता है। क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन f ऑर्बिटल में इंटर करता है, इसलिए इनको हम लोग f ब्लॉक में रखे हैं, या f ब्लॉक के ऑर्बिटल्स, f ब्लॉक के एलिमेंट्स कहते हैं, क्लियर है। तो याद रखिएगा,
तो लेंथेनाइड के बाद के 14, लेंथेनम के बाद के 14 एलिमेंट्स को हम लोग लेंथेनाइड भी कहते हैं, और एक्टीनियम के बाद के 14 एलिमेंट्स को हम लोग एक्टिनाइड्स भी कहते हैं। ठीक है, तो और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, और क्या नाम कहते हैं, इनका नाम है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो हम लोग इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स इनको क्यों कहते हैं, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट के भी अंदर है ना। ट्रांजिशन एलिमेंट है हमारा लेंथेनाइड, एक्टिनाइड, ट्रांजिशन, अब इसके भी अंदर में है, इसलिए इनको हम लोग इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया। और इनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है कहाँ इंटर करता है, एफ ऑर्बिटल में, जो कि पेनल्टीमेट शेल होता है। ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं क्या होता है। तो देखिए एफ ब्लॉक में हमारे 2 सीरीज़ हैं, एक्टिनियम, लेंथेनम के बाद के 14 एलिमेंट और एक्टिनियम के बाद के 14 एलिमेंट। तो लेंथेनम के बाद के जो 14 एलिमेंट कौन कौन से हैं उसको मैं लिख लेता हूँ। अच्छा, छोटा हो जाएगा, पूरा यहाँ से लिख लेते हैं ना। तो ये कहाँ से शुरू होता है, सीरियम से लेके लुटीनियम तक। ठीक है, तो इसको एक बार क्लियर कर लीजिए। NdPm सम है ना, Sm यूरोपियम हो गया, गैडोलियम हो गया, Tb हो गया, Dy हो गया, HO हो गया, है ना, Er Tm Bb Lu। ठीक है, ये हो जाएगा इरिडियम Er। ये हो गया हमारा पहला एफ ब्लॉक का सीरीज। उसके बाद कौन सा, एक्टिनाइड। एक्टिनाइड के बाद के जो 14 एलिमेंट्स हैं उसको लिख लीजिए। ठीक, ये लॉरेंशियम तक चलता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का सेकंड सीरीज हो गया एफ ब्लॉक का। ठीक है, तो देखिए जो पहला सीरीज है इसको हम लोग 4F सीरीज भी कहते हैं। ये पहला हमारा 4F सीरीज कहलाता है, और जो सेकंड है हमारा ये 5F का सीरीज कहलाता है। तो ये एफ ब्लॉक के 2 सीरीज हैं, इनको आपको याद रखना है, जैसे भी आप राइम वाइम बना के याद कर लीजिए। ठीक है, अब इसमें सबसे मेन आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता देता हूँ। तो देखिए जो एफ ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक, वो क्या होता है, अब जैसे 4F है तो इस सीरीज में कौन सा इनर्ट गैस आती है, जीनॉन। तो जीनॉन ले लेते हैं, Xc। उसके बाद कौन सा शेल भरता है सबसे पहले आपका भरेगा 6s, है ना, ये 6s होता है, ये 7s होता है, तो ये हो जाएगा 6s2। ठीक है, उसके बाद जाएगा 5d। याद रखिएगा 5d में 0 से 1 इलेक्ट्रॉन ही फिल करते हैं, अभी बताता हूँ क्यों। 6s को भरते हैं, फिर 5d को भरते हैं, और लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जाता है 4F में 1 से लेके 14 तक इलेक्ट्रॉन भरते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग 6s को भर दिए, देन 5d को भर दिए, देन 4F को। तो देखिए इसका जो एनर्जी होता है वो n+l के हिसाब से कितना होगा, 5 + sp_d2, ये होता है 7। इसका जो एनर्जी होगा n+l के हिसाब से कितना होगा, 4 + sp_df3, इसका होता है 8। तो इसका एनर्जी जो है 4F का वो 5d से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो 5d को भरने के बाद हम लोग को
4f को भरना रहता है। लेकिन अब इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, देखिए हम लोग D में केवल 0 या 1 इलेक्ट्रॉन ही फिल करते हैं, ठीक है, या तो 0 होंगे या तो 1 इलेक्ट्रॉन ही रहेगा, ठीक है। और क्योंकि सारा इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, सारा इलेक्ट्रॉन जाएगा F में चला जाएगा, सारा इलेक्ट्रॉन F में जाके फिल हो जाएगा, क्लियर है। इसमें केवल 0 या 1 ही जाता है, और इसका जो सारा इलेक्ट्रॉन है कौन खींच लेता है, 4f खींच लेता है। तो यानी इसका सारा इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल हो जाता है, 4f में फिल हो जाता है, क्लियर है। तो इस तरीके से आप इसको फिल करेंगे। चलिए, तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। किसके लिए, अगर हम लोग ये 4f की बात करते हैं तो ये आएगा ऐसा। अगर आप नीचे वाले की 5f सीरीज़ की बात करते हैं तो इसका इनर्ट गैस आता है रेडॉन, यानी रेडॉन तक सेम रहता है। यहाँ पे 6x की जगह हो जाएगा 7s2, ठीक है। उसके बाद ये 5d की हो जाएगा 6d, यहाँ भी 0 से 1 बाकी सेम रहेगा। और यहाँ पे 4f की जगह क्या हो जाएगा 5f, 1 से लेके 14, बाकी सब एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग फिल करेंगे। अब एक बार आपको और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता देता हूँ। देखिए, जैसे हम लोग 4f की बात करते हैं तो इसमें याद रखिएगा जो पहला वाला है और जो 7th वाला है गैडोलियम, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, और जो लास्ट वाला है, सिर्फ ये 3 एलिमेंट ऐसे हैं जिसके D में इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब इसमें भी 5d1 होगा, इसमें भी 5d1 होगा, और इसमें भी 5d1 होगा। केवल ये 3 एलिमेंट है 4f के जिसमें d1 यानी कि 5d1 D में इलेक्ट्रॉन होगा, बाकी किसी में भी D में इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग 5f की बात करें तो इसमें याद रखिएगा पहले वाले में D में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब 6d2 होगा। दूसरे वाले में 6d1 होगा, तीसरे वाले में भी 6d1 होगा, और चौथे वाले में भी 6d1 होगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 211, ये याद रखिएगा 211, ठीक है। मतलब कि पहले, अच्छा 211, एक सेकंड, पहले से लेकर के चौथे में है ना, पहले से लेके चौथे में 2 मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, सॉरी, पहले से लेके चौथे में एक एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। उसके बाद जो बीच वाला है 7वां, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, टोटल इसमें 14 है तो बीच वाला 7, तो इसमें भी D में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, और लास्ट वाला जो है उसमें भी D में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। फर्स्ट वाले से ले करके लास्ट वाले तक। फर्स्ट वाले में कितना है, 2 है क्या, D2 है ना, हाँ D2 है, सॉरी वही थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है, यहाँ पे D2 है ना, तो ऐसा। तो इसमें याद रखिएगा 211, पहले में 2, उसके बाद 111, उसके बाद 6d1, उसके बाद 6d1, तो शुरू में, बीच में और लास्ट में, ठीक है। बाकी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा तो बाकी का मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एक तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप ऐसा लिख लीजिए, ठीक है। बाकी का मैं बता देता हूँ। देखिए, जैसे देखिए हम लोग बात करते हैं प्रोमेथियम, पहला सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो सीरियम में D1 तो होगा, वो कंफर्म है। पहले 6s2 भरता है तो यहाँ पे हो जाएगा 6s2, फिर 5d1, और उसके बाद क्या आएगा 4f1, क्योंकि F सीरीज का पहला एलिमेंट है तो 4f1 हो गया, ठीक, ऐसे करके। उसके बाद जब हम लोग प्रोमेथियम में जाएंगे, नेक्स्ट वाले में Pr में, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 6s2, अब 5d तो 0 हो गया, तो D का इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप चला जाएगा 4f में, तो ये हो जाएगा 4f2, और ये एक और इलेक्ट्रॉन है नेक्स्ट वाला, तो ये हो जाएगा 4f3, मतलब 4f1 के बाद सीधा हो जाएगा 4f3। उसके बाद ये सेम रहेगा, इसका 4f4, 4f5, 4f6, 4f7, और इसका भी 4f7। 8 नहीं होगा क्योंकि F, अब एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया है D में, तो इसका क्या हो जाएगा 4f7। तो अगर आप इसका बनाएंगे GD का, तो इसका क्या बनेगा 6s2, 5d1, 4f7, 7 तक ये रहेगा। उसके बाद सीधा फिर इसका क्या हो जाएगा 4f9, क्योंकि अब D का भी इसमें आ जाएगा, अब इसमें D तो 0 है तो यहाँ पे सीधा 9 हो जाएगा।
7 के बाद 9, 10, 11, 12, 13, 14, इसका भी 14 और इसका भी 14, इसका भी 14 क्यों? क्योंकि इसके में डी आ जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा 6s2 5d1 और इसका हो जाएगा 4f14। ठीक, ऐसा। अच्छा, यहाँ पे अगर थोड़ा कचरा हो रहा है तो मैं सब मिटा देता हूँ और फिर से आपको एक बार बता देता हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। देखिए फिर से एक बार बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। ठीक है, देखिए क्या था, पहले हम लोग 4f सीरीज को है ना ऐसे लिख रहा हूँ मैं सीधा सीधा, अब इतने सारे हैं कि इसमें आ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो देखिए फिर से लिख रहा हूँ इसको, ध्यान से यहाँ से लिखता हूँ। लुटेनियम तक है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको बताया था कि इसमें D1 तक जाता है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इसका होता है 4f1 5d1 है ना, पहले 6 है 6s2 5d1 4f1, f का पहला एलिमेंट है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सीधा हो जाएगा क्योंकि D का इलेक्ट्रॉन 0 हो जाता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तो यहाँ पे सीधा 4f3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 6s2 4f3 हो जाएगा। क्लियर है? बाकी फिर इसका 4f4 4f5 4f6 4f7 और गैडोलियम में भी D आता है तो यहाँ पे भी 4f7, तो इसका हो जाएगा 6s2 तो जैसे हमने लैंथेनाइड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी डिस्कस किया है ना, उसके बाद मैं आपको एक्टिनाइड्स का यानी 5f सीरीज का बता देता हूँ। तो ये मैंने 5f सीरीज लिख दी है ना। अब 5f सीरीज में याद रखिएगा कि 211 यानी कि पहले एलिमेंट में के डी में 2, उसके बाद डी में 1, उसके बाद डी में 1 और उसके बाद डी में 1, 211 यानी पहले फिर उसके बाद के 3 में एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं डी ऑर्बिटल में। ठीक है, उसके बाद जो बीच का एलिमेंट होगा यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, इसमें डी में एक इलेक्ट्रॉन होगा और जो लास्ट का होगा इसके में भी डी का एक इलेक्ट्रॉन होगा। क्लियर है? तो चलिए इसका बनाते हैं। तो देखिए कैसे बनाएंगे, जैसे थ्योरियम का क्या होगा, 7s से शुरू होता है तो 7s2 5d2, याद रखिएगा 211, इसके डी में 2 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसके f में नहीं है, 7s2 5d2 सॉरी 7 के बाद क्या होगा 6, 7s2 फिर 6d2, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट वाले में देखिए इसके में कितना होगा, इसका हो जाएगा 7s2 6d1 और फिर 5f1 5f2, सीधा क्या हो जाएगा 5f2। ये f सीरीज का पहला है, इसके में कितना है f0 5f0 है और इसमें 5f2 आ गया सीधा। इसमें देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 इलेक्ट्रॉन, इसके में कितने हैं 2 2 4 और 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये f2 हुआ, उसके बाद ये f3 होगा। ठीक है, ये f4 होगा। उसके बाद यहाँ तक देखिए, यहाँ तक d है 2 1 1 1, यहाँ तक d है, तो यहाँ पे f2 f3 f4। उसके बाद ये जो आएगा ये सीधा क्या होगा, f4 के बाद सीधा आएगा f6। क्लियर है? क्योंकि क्या होगा, डी का इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा क्योंकि डी अब रहेगा नहीं। तो देखिए इसका जब आप बनाएंगे तो प्लूटोनियम का क्या होगा, इसका मैं बता देता हूँ। इसका हो जाएगा 7s2, अब इसका डी है नहीं तो डी का इलेक्ट्रॉन f में ही जाएगा। तो यहाँ 2 था 3 था 4 था, 4 से 5 हो जाएगा और एक और एक्स्ट्रा जाएगा तो 6 हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा 5f6। क्लियर है? तो ये 6 होगा, फिर ये 7 होगा और फिर ये भी 7 होगा। ये भी 7 क्यों होगा, क्योंकि अभी जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है अब यहाँ पे डी आ जाता है, तो हो जाएगा 7s2
और ये हो जाएगा हमारा 6d1 और ये हो जाएगा 5f7, ठीक है, क्योंकि अब जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया वो d में चला गया। 7 के बाद सीधा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, 8 की जगह 9, क्यों, क्योंकि अब d हट जाएगा तो d का इलेक्ट्रॉन f में आ गया। 7 के बाद 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, अभी इसका 14 है और इसका भी 14 है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फिर से d आ जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा 7s2, 6d1 और ये हो जाएगा 5f14, ऐसे याद रखिएगा। तो अगर d पता है कि d कहाँ पर है और कहाँ पे d में इलेक्ट्रॉन है तो आप पूरा बना सकते हैं, ठीक है, पहले दूसरे तीसरे, है ना, 211 याद रखिएगा शुरुआत में, उसके बाद बीच में और लास्ट में d में इलेक्ट्रॉन होगा, बाकी नहीं होगा। जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पहले ही बता चुका हूँ, है ना। एक्टिनाइड का क्या होगा, जिनॉन वाला होगा, रेडॉन वाला होगा, तो रेडॉन तक तो सेम होगा। उसके बाद कौन सा है, 7s2 ये कंफर्म है। उसके बाद आएगा 6d में कितना 0 से 1 हो सकता है, या तो 0 होगा 1 होगा। उसके बाद 5f में 1 से लेके 14 तक रहते हैं, तो इसका जर्नल है। अब 4f सीरीज के लिए क्या था, यहाँ पे 6s2 था, 5d था, यहाँ पे 4f था, क्लियर है। तो ये तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। उसके बाद यहाँ पे मैंने डिफरेंसेस लिखे हैं, लैंथेनाइड और एक्टिनॉइड्स में क्या डिफरेंसेस है तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए लैंथेनाइड का जो जर्नल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +3 होता है, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। एक्टिनॉइड्स भी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 ही दिखाते हैं, लेकिन लैंथेनॉइड्स +3 के अलावा +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाते हैं, और एक्टिनॉइड्स +3 के अलावा +4, +5, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, ठीक है। अब देखिए जो लैंथेनॉइड्स होती हैं इनके बाइंडिंग एनर्जी एक्टिनॉइड से थोड़ी ज़्यादा होती है और इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो कम होगी। एक चीज़ और याद रखिएगा, जो लैंथेनाइड का शील्डिंग इफेक्ट है 4f, है ना, वो 5f से ज़्यादा इफेक्टिव होता है ना। तो इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि 4f सीरीज 4f हैव मोर शील्डिंग इफेक्ट देन 5f से ज़्यादा इसमें शील्डिंग इफेक्ट होता है, क्योंकि 5f का साइज थोड़ा और बड़ा है तो ये एक और कम शील्डिंग करता है, 4f की शील्डिंग और ज़्यादा है। मतलब लैंथेनाइड की जो शील्डिंग है वो 4f से ज़्यादा है, या आप इसको ऐसा बोल सकते हैं कि जो एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज मोर देन लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि यहाँ शील्डिंग कम है एक्टिनाइड में तो यहाँ कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तो एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन से ज़्यादा होता है, ठीक है। यहाँ पे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो 5f में इंटर करता है, यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन या लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f में इंटर करता है, क्लियर है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं, ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं एक्टिनाइड्स, है ना। लैंथेनाइड के कंपेयर में एक्टिनाइड्स फॉर्म्स मोर कॉम्प्लेक्सेस, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, क्लियर है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है हमारा लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स में, इसको लिख लीजिए। तो एक तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होना चाहिए, दूसरा आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों लिख लीजिए। होप यू हैव एंजॉयड द सेशन, है ना। थैंक यू सो मच। अगर इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट है तो आप उसमें कमेंट करिए जिससे मैं और बेहतर वीडियो को बनाऊं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एवरीवन, विश यू गुड लक, थैंक यू। ओके, सो चैप्टर के लास्ट में हम लोग लैंथेनाइड्स के कुछ यूज़ देख लेते हैं कि लैंथेनाइड के यूजेस क्या क्या हैं। तो देखिए, तो लैंथेनाइड का जो बेस्ट यूज़ है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एलॉय स्टील्स, है ना। एलॉय स्टील्स में इसका सबसे अच्छा यूज़ होता है ना, जिससे हम लोग प्लेट्स और पाइप्स बनाते हैं, क्लियर है। तो एक ये इसका यूज़ है। उसके अलावा अ वेल नोन मिश मेटल, है ना, जो कि लैंथेनॉइड से बनाया जाता है, ये एक एलॉय है, ठीक है, वेल नोन एलॉय, है ना। एक वेल नोन एलॉय क्या है, मिश मेटल, और ये किससे बना होता है, लैंथेनाइड मेटल्स का। 95% लैंथेनाइड मेटल्स में हम लोग 5% आयरन और कुछ ट्रेसेस ऑफ कार्बन, सल्फर, कैल्शियम और एल्यूमिनियम को मिला के क्या बनाते हैं, मिश मेटल बनाते हैं। अब देखिए मिस मेटल का भी बेस्ट यूज़ कहाँ होता है, जब हम लोग मिस मेटल को मैग्नीशियम बेस्ड अलॉय के साथ यूज़ करते हैं तो इससे हम लोग बुलेट्स, शेल या लाइटर फ्लिंट बनाने में इसका यूज़ करते हैं, क्लियर है। तो ये कुछ यूजेस हैं
लैंथेनॉइड्स के, है ना, तो इसको आप लिख लीजिए। क्लियर है? चलिए, इसके बाद हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। ओके, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे एवरीवन।